अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 में हमारे पास है टॉपिक जो है वो है प्रोबेबिलिटी का। ये टॉपिक जो है आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। 6th एंड 7th क्लास में थोड़ा इसका आता है प्रोबेबिलिटी का। तो अब 9th में अगेन इसका दिया हुआ है, तो हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं क्या नहीं आती। तो बेटा बेसिकली ये जो टॉपिक है ये भी स्टैट का ही टॉपिक है। स्टैटिस्टिक्स में ही प्रोबेबिलिटी का टॉपिक आता है। प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज़ के आने के चांस। ठीक है, कि कोई चीज़ है, कुछ भी है, उसको कितना चांस है वो आएगी या फिर नहीं आएगी। उसको अगर हम मैथमेटिकली वे में कैलकुलेट कर लें तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट्स हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। इस चैप्टर में आप लोग 3 एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें एक पर एक्सपेरिमेंट होगा कॉइन सिक्के पर। ठीक है, सिक्के के एक साइड पे हेड होता है और एक साइड पे क्या होता है, टेल होता है। ऐसे ही है, हम देखेंगे सिक्के को उछालेंगे और हम देखेंगे कि आया हमारे पास हेड आता है या हमारे पास टेल आता है। तो हमारे पास वो चांस होगा ना कि टेल भी आ सकता है और हेड भी आ सकता है। तो इस चांस को असल में क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि उस चीज़ के टेल आने के या तो चांस कितने हैं या फिर हेड आने के चांस कितने हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है हम यहाँ पर एक डाइस को पढ़ेंगे। डाइस यानी लूडो के दाने को, जिसमें है कि लूडो का जो दाना है अगर हम उसे थ्रो करते हैं तो उस पर काउंट क्या होता है, लूडो के दानों में के 6 साइड्स होते हैं। एक उस पर 1 2 3 4 5 एंड 6 तक जो हैं डॉट बने हुए होते हैं। तो हम देखते होते हैं उनको, जब हम लूडो के दाने को थ्रो करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें 1 आने का चांस कितना है। बाज़ दफ़ा हमें 6 चाहिए होते हैं तो हम कहते हैं कि देखते हैं कि इसको 6 आने का चांस कितना है। मतलब हमने फेंका है, आया 6 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि जो डिजिट्स है, जो चीज़ हम मांग रहे हैं, आया वो आती है या फिर नहीं आती। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसके अलावा आपकी बुक में एक जो एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया गया है वो है हमारे पास उसका है ताश के पत्ते। आप लोगों ने देखे होंगे, कंप्यूटर में भी गेम्स हैं जो ताश वाले गेम बहुत आम है, बच्चे जो हैं वो बहुत इंटरेस्ट से इसे खेलते हैं। उसके अंदर क्या होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, कुछ उसमें रेड होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं। फिर आगे उनकी जो है जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो हम जब हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा तो हम तब उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल जो हमारा मेन टॉपिक था वो प्रोबेबिलिटी पे था कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो आपको आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि किसी चीज़ के आने के चांस कितने हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है, अ पर्सन जज द चांस ऑफ विनिंग क्रिकेट मैच ऑफ अ टीम बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस एक्सेट्रा। यानी एक पर्सन जो है अगर वो ये वो जज कर रहा होता है कि क्रिकेट टीम के विन करने के कितने चांस हैं, वो किस तरह जो है वो आइडिया लगा रहा होता है उसके प्रीवियस परफॉर्मेंस से, जो पहले मैचेस वो खेल चुके हैं उसके लिहाज से। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान का जो मैच हुआ है इंडिया के साथ, उसमें भी ऐसे ही था। कुछ लोग कह रहे थे कि मैच जीत जाएंगे, कुछ कह रहे थे पिछली प्रीवियस जो है उनकी ये सब परफॉर्मेंसेस देख कर वो कह रहे थे कि वो मैच नहीं जीत सकते। ठीक है, तो ये उसके मैच जीतना या हारना ये चांस था, ये प्रोबेबिलिटी ही थी हमारे पास। ओके, जो कि हमें खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या कर रहे होते हैं। इसके बाद ये जो है ये एक लतीनी वर्ड्स है, ये आपको एज एमसीक्यूज़ के लिए थोड़ा सा पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटीज ऐसे जो है उससे ये माखूज़ हुआ है। और ये जो है एक मैथमेटिशियन है, उसने इसको जो है वो क्या किया था, ये इसके फादर कहलाते हैं गरोलामो कराडानो। ठीक है, गरोलामो कराडानो जो हैं वो इसके फादर ऑफ प्रोबेबिलिटी के नाम से उसको जाना जाता है। तो ये आप इसको थोड़ा सा एज एमसीक्यूज़ के लिहाज से इस बॉक्स को देख लीजिएगा। फ़िलहाल जो मेन टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी का, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी इज़ द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारे पास चांस होता है किसी भी इवेंट के अकर होने का। अब इवेंट क्या होता है वो मैं थोड़ा सा आगे बताती हूँ। अभी फ़िलहाल हम इसकी फार्मूला देखें तो इसकी शायद आप लोगों का भी इसकी इतनी क्लियर समझ ना आए, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चंस में जाएंगे तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम वहाँ पे फार्मूले में क्या बात कर रहे थे। ठीक है, ओके।
प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम होती है, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस से जो है वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए से जो भी इवेंट होगा उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम इवेंट को डिस्कस करते हैं, लेकिन हम पहले एक्सपेरिमेंट्स को देख लें। एक्सपेरिमेंट्स के बाद इवेंट की बात आती है। तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसमें क्या सबसे पहले आता है, एक्सपेरिमेंट आता है। एक्सपेरिमेंट वो यानी अगर हम एक जो है कॉइन है या डाइस है वो हम फेंक रहे हैं, तो हम कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ के होने को, ठीक है, किसी न किसी काम के करने को हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। द प्रोसेस विच जनरेट रिजल्ट, फॉर एग्जांपल यानी वो प्रोसेस जिससे कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट होता है, या वो काम जिससे कोई ना कोई नतीजा हासिल होता है हमें, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसा कि टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस एक्सेट्रा इज़ एन एक्सपेरिमेंट। ठीक हो गया, एक्सपेरिमेंट की समझ आ गई। इसके अलावा देखें, अगर हम स्टूडेंट्स को क्लासेस में छोटी सी एक्टिविटी करवाएं कि हम कहें कि टेबल पर डिफरेंट कलर्स की जो है वो कलर पेंसिल्स पड़ी हैं, और उसमें से आइज़ बंद करके वो अपने उठानी है, तो देखते हैं कि आप कौन से कलर की पेंसिल जो है वो उठाते हैं, ठीक है। तो वो वर्क, वो छोटी सी एक्टिविटी आपके पास क्या कहलाएगी, आपका एक्सपेरिमेंट कहलाएगी। नेक्स्ट आपके पास है आउटकम। आउटकम क्या होती हैं, द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम। फॉर एग्जांपल द पॉसिबल आउटकम ऑफ टॉसिंग अ कॉइन आर हेड और टेल। यानी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो हमें रिज़ल्ट अखज़ होता है, जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं, आउटकम कहते हैं। जैसे कि अगर हमने कॉइन को टॉस किया और हमें उसके बदले में उसका जो है हेड वाला फेस हमारे सामने आ गया, तो वो जो हेड होगा वो उसकी क्या कहलाएगा, आउटकम कहलाएगा। ठीक हो गया। या फिर हमने कोई डाइस को रोल किया है, डाइस को फेंका है, तो उसके नतीजे में हमें अगर 1 आता है, 2 आता है, 3 फेस सामने आता है या 6 आता है, तो वो जो फेसेस सामने आएंगे हमारे, वो हमारे पास क्या होगी, हमारी आउटकम कहलाएगी। ठीक है, तो ये आउटकम की डेफिनेशन इसको मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से ना मेन चीज़ आती है सैम्पल स्पेस और इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स पहले ऊपर आता है और सैम्पल स्पेस नीचे आती है। जो हमने फार्मूला पढ़ा पीछे, बेसिकली वो यही था कि नीचे था जो वर्ड था उसका मतलब ये था कि आपकी सैम्पल स्पेस, और ऊपर वाले का मतलब ये था कि आपका इवेंट। इवेंट क्या होता है, दिस सेट ऑफ रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। यानी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं उसको हम इवेंट्स बोलते हैं। जैसे अगर हम कॉइन फेंकते हैं, टॉस करते हैं, तो उसके नतीजे में हमें हेड मिलता है या फिर टेल मिलता है, तो वो हेड या फिर टेल हमारे पास क्या कहलाएगा, हमारा इवेंट कहलाएगा। ठीक है, और या फिर हमने डाइस रोल किया और हमारे पास उसके नतीजे में या तो हमारे पास 1 आ गया या 3 आ गया, तो ये 1 और 3 जो है वो हमारे पास हमारा क्या होगा, इवेंट कहलाएगा। इसके बाद आती है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होती है, वो सारी पॉसिबल आउटकम्स जो आ सकती हैं। जैसे अगर मैं कॉइन फेंकती हूँ तो मेरे पास या तो हेड आ सकता है या फिर क्या आ सकता है, टेल आ सकता है। तो ये दो ही इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दो चीज़ों के आने के, या तो हेड या टेल, इसके अलावा बाहर से और कुछ भी नहीं आ सकता। ठीक है, इसी तरह कॉइन को अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो उसमें भी 6 नंबर्स तक की जो पॉसिबिलिटी होती है कि कुछ ना कुछ आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। यानी हम 7 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, 8 नहीं आ सकता, तो सिर्फ और सिर्फ 6 ही नंबर्स आते हैं जिनके चांस होते हैं आने के, तो उनको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैम्पल स्पेस, और इसको एस से डिनोट करते हैं। इवेंट्स को हम किसी भी नंबर से, किसी भी अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन सैम्पल स्पेस को हम एस से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये भी डिफाइन मार्क कर लीजिएगा और लर्न भी कर लीजिएगा। इसके बाद ईच एलिमेंट्स ऑफ द सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड सैम्पल पॉइंट। ये भी आपको छोटा सा या तो एमसीक्यूज भी बन सकता है आपका, या शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि वो ऑल एलिमेंट्स जो सैम्पल स्पेस के अंदर होते हैं उनको हम सैम्पल पॉइंट भी कहते हैं। ये आपका एमसीक्यू समझ लें। इसके बाद आ जाएं नीचे, हमारे पास रिजल्ट टाइप ऑफ इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स हैं कुछ जो कि आपको शॉर्ट क्वेश्चन या फिर एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं। तो देखें इसमें हमारे पास क्या है, इवेंट्स को ना ये बताया हुआ है कि किस तरीके से इवेंट्स होते हैं। या तो इम्पॉसिबल इवेंट्स होगा, या अनलाइकली होगा, इक्वली लाइकली भी हो सकता है, लाइकली इवेंट भी हो सकता है, और सर्टन इवेंट भी हो सकता है। यानी देखो, अगर तो कोई इवेंट ऐसा है जिसके आने के बिल्कुल चांस नहीं है, 0% चांस है, वो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। जैसे अगर हम कह दें कि खिला में गए हैं और वहाँ पर हवा भी है, तो ऐसा नहीं होता, स्पेस में हवा नहीं होती, हमें ऑक्सीजन साथ लेके जानी पड़ती है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे इवेंट क्या होगा, 0% होगा।
या फिर हम ये कह दें कि रात को सूरज निकल सकता है, ठीक है, रात को सूरज निकल सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसको हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। फिर ऐसा हो सकता है कि किसी भी इवेंट के 50% चांस हो, जैसे कि अगर हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो वो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के आने के चांस 50-50 होते हैं। तो उसको हम फिर क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट्स देखें, एन इवेंट कैन नॉट अकर इन एनी ट्रायल, किसी भी ट्रायल में वो इवेंट अकर ना हो जो हम सोच रहे होते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ ज़ीरो, तो फिर उसकी प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होती है। इक्वली लाइकली इवेंट, द इवेंट्स विच हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस, यानी ऐसा इवेंट जिसके चांस इक्वल चांस होते हैं उसके अकर होने के। द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज़ 0.5, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0.5 होती है, ठीक है। ये आपको एज MCQs लास्ट में पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें इस तरह ही MCQs बनते हैं। ठीक, इस दफ़ा में भी कि आपके MCQs जो हैं वो ज़्यादातर कंसेप्चुअल ही हों, तो आप लोग इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहें। उसके बाद हमारे पास है अनलाइकली इवेंट, ऐसा होता है जिसके 25% चांस होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ परसेंट इसके चांस होते हैं कि ये हो भी सकता है जो हम सोच रहे हैं, और ज़्यादा परसेंट चांस ऐसा होता है कि वैसा नहीं भी हो सकता। तो unlike an event which not probably occur, it has less chance to occur, यानी ऐसा इवेंट जिसके लेस चांस होते हैं अक्कर होने के उसको अनलाइकली इवेंट कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है लाइकली इवेंट जिसके 75% चांस है। इट्स मीन दैट ऐसा इवेंट जिसके ज़्यादा परसेंट चांस हो अक्कर होने के उसको हम लाइकली इवेंट कहते हैं, यानी एन इवेंट विच प्रोबेबली अक्कर इट हैज़ ग्रेटर चांस टू अक्कर, ठीक है। इसके बाद 100% सर्टेन इवेंट ऐसा होता है जो हो के ही रहना होता है, ठीक है, हर सूरत में वो इवेंट होगा ही होगा। एन इवेंट विच इज़ श्योर टू अकर, यानी ऐसा इवेंट जिसका बिल्कुल हमें श्योरिटी होती है कि यह अकर होकर ही रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? सर्टेन इवेंट कहते हैं। और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फिर 1 होती है। जैसा कि अगर हम देखें कि 9th क्लास की एग्ज़ाम में जो है मैथ्स का पेपर होगा या नहीं होगा, तो हमें ये श्योरिटी होती है कि ये पेपर होगा ही होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं? लाइकली इवेंट कहते हैं, सर्टेन इवेंट्स बोलते हैं। ओके, मेरे ख्याल में अब आप लोगों को सारे इवेंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक छोटी सी एग्जांपल नीचे देख लें ताकि फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएँ तो हमें कुछ समझ हो। जैसे देखें, अब्दुल रहीम रोल ऑफ फेयर डाइस, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 3। फेयर डाइस रोल करता है तो सैम्पल स्पेस सबसे पहले बनती है इसकी। सैम्पल स्पेस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होते हैं, और इसको लिखने का कैसे तरीका है? नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस को हम इस तरह लिखते हैं n ऑफ s, ठीक है। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और s जो है सैम्पल स्पेस के। और देखें कितने हैं, काउंट करके देख लें तो ये 6 ही हैं आपके पास, ठीक है। इवेंट आपके पास क्या है? एक इवेंट को एक का नाम दिया है, और इवेंट क्या है कि आपके पास 3 के डिविजिबल आने के कितने चांस हैं। तो देखिए बेटा, इस सैम्पल स्पेस के अंदर कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जो 3 पे डिवाइड हो सकते हैं? 2 तो नहीं हो सकता, 3 हो सकता है, और सिर्फ 6। तो इवेंट के अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 3 और 6, तो फिर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो गए। प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। तो 2 इसके इवेंट्स हैं, 6 इसकी सैम्पल स्पेस है, इसकी कटिंग करें तो 1/3 आए। और अगर हम इसे देखें तो इसका आंसर जो है वो 0.333 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 0 और 1। इसका मतलब ये भी है MCQs आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो 0 और 1 के दरमियान आती है। मतलब आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबके जो आंसर्स होंगे ना वो 0 और 1 के दरमियान ही होंगे। 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, या फिर उनके दरमियान होंगे, इससे बड़ी रेंज नहीं आती, ठीक हो गया। एक और छोटा सा टॉपिक है हमारे क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करने के लिए। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग, यानी लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ कॉइन, देन द इवेंट ए प्राइम बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग हेड वाइल टॉसिंग अ कॉइन। यानी कि अगर एक प्रोबेबिलिटी है कि कॉइन को हमने टॉस किया है तो उसके ना हेड आने के चांस हैं, ठीक है, लेकिन हम कहें कि उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो क्या होगी कि हमने कॉइन को जब टॉस किया तो उसके जो है हेड आने का चांस ना हो, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है उसको अगर हम 1 से माइनस कर दें तो फिर उसकी जो है क्या आ जाता है, उसके ना होने के चांसेस हमें पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये वो प्रोबेबिलिटी होगी कि इतने टाइम हेड जो है वो नहीं हो सकता, ओके।
इसके अलावा ये एक छोटा सा बॉक्स है, इसको भी मार्क कर लीजिएगा। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट अकरिंग ए इज़ ऑलवेज 1, यानी अकरिंग और नॉट अकरिंग उन दोनों का अगर हम सम कर दें ना तो हमेशा आपके पास क्या आता है, 1 आता है। देखिए पी ऑफ ए यानी वो इवेंट, वो प्रोबेबिलिटी जिसमें इवेंट अकर होगा, पी ऑफ ए प्राइम वो प्रोबेबिलिटी जिसमें इवेंट अकर नहीं होगा, तो वो क्या होगा, उसका सम हमेशा 1 होगा। तो जी तो स्टूडेंट्स इसमें जितनी भी थ्योरी थी वो सारी हमने डिस्कस कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 13.1। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।